मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो बात हुई वो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर के बात एनडीए सरकार की एनडीए सरकार की जो सरकार बनने वाली है। हालांकि अभी मतगणना कल होनी है, उसके बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया होगी, मगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके अनुसार एनडीए की जीत तय है। ये चर्चा जरूर हो रही है कि मुख्यमंत्री क्या नेतृत्व बिहार में बदलेगा। तो ये संभावना पहले से भी थी कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के ये बात चल रही है कि वो अगले चुनाव के बाद कोई दूसरा नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की मीडिया में भी है कि नीतीश कुमार को ये पद छोड़ना पड़ेगा और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा और नीतीश कुमार को केंद्र में कोई जगह दी जाएगी या उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने छोटे खिलाड़ी नहीं हैं कि वो राज्यपाल का पद लेकर और चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी के अंडर में वो कोई मंत्री पद लेकर शांत बैठ जाए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह खबरों से खबरदार। क्या कुछ बिहार की सियासत में चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है, तमाम तरह के पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सियासत में ऊंट किस करवट बैठ रही है या फिर सियासत में किसको सहमत देने की खेल जारी है। तो सबसे बड़ी जो खबर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ खबर है, जो दिल्ली दौरे पर गए हैं। और दूसरी जो खबरें हैं वो खबर है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस तरीके से 4 तारीख को काउंटिंग होना है, उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। और बिहार में खास करके बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राजद की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान अपने 5 प्रत्याशियों के साथ रिजल्ट से पहले मंदिर में भगवान के शरण में चले गए हैं। तो तमाम तरह के पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं और हमारे बाएं साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा पहले से तय था, वो गए, मगर आज कुछ खबरें ऐसी हुई कि वो पूरी उनकी यात्रा जो है वो सनसनीखेज हो गई। दिल्ली से खबर ये आई कि मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए हैं एनडीए से, भाजपा से, और उनको कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। इसको लेकर के वो नाराज़ हैं और अपनी यात्रा बीच में रद्द करके वापस सीएम पद छोड़ने की पटना आ रहे हैं। सीएम पद छोड़ने, हाँ, ये दिल्ली मीडिया में ये खबर चल रही है, बहुत ज़ोरों से चल रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। सीएम को पीएम ने साफ साफ कह दिया है और गृह मंत्री ने भी कह दिया है ये लेकर के, मगर इसमें सच्चाई रंच मात्र भी नहीं है। ये मीडिया ने किस आधार पर ये खबर दी वो जाने, मगर हम लोगों के पास जो सूचना है उसमें नेतृत्व परिवर्तन जैसा या सीएम को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोई बात अभी नहीं सामने आ रही है। सवाल है, इसी सब चर्चा में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष की, 4 तारीख के बाद नीतीश कुमार का मन डोल जाएगा। तो क्या वही चर्चा हो रही है? हाँ, वो कह रहे थे, मगर देखिए नीतीश जी जब इधर से उधर जाते हैं तो वो किसी को कहते नहीं हैं और किसी को मालूम नहीं होता है, तक नहीं लगती, वो अचानक पाला बदल लेते हैं। और इसके पहले जब वो गए आरजेडी के साथ, तो आरजेडी के नेताओं ने कभी पहले ये घोषणा नहीं की थी कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, मगर इस बार वो घोषणा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो समझिए कि वो एक पॉलिटिकल शगुफा है और उसके सिवा कुछ नहीं है। ये चर्चा जरूर हो रही है कि मुख्यमंत्री क्या नेतृत्व बिहार में बदलेगा। तो ये संभावना पहले से भी थी कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के ये बात चल रही है कि वो अगले चुनाव के बाद कोई दूसरा नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने। अब ये संभव हो सकता है कि इस पर चर्चा हुई हो और चुनाव तक ये मुख्यमंत्री रहें, विधानसभा चुनाव तक। नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का, तो हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव कुछ पहले हो जाए और फिर उसमें नेतृत्व बदल जाए। उसके बाद जो कोई किसी नए मुख्यमंत्री को के नेतृत्व में बिहार फिर काम करे, सरकार यहाँ चले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी दूसरे महत्वपूर्ण पद पर उनको जिम्मेवारी दे करके वहाँ भेज दिया जाए। या वो 2 ऑप्शन हैं, या तो राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर राज्यपाल बनाया जाए। एक चर्चा कैबिनेट मंत्री बनाने की बात हो रही है कि बिहार सरकार में, मगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो बात हुई वो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर के बात, एनडीए सरकार की जो सरकार बनने वाली है। हालांकि अभी मतगणना कल होनी है, उसके बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया होगी, मगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं
उसके अनुसार एनडीए की जीत तय है, बिल्कुल। सरकार बननी मोदी की तय है अगर एग्जिट पोल को सही माने तो पिछली सरकार में एक मंत्री था सांख्यिकी जदयू उन्होंने का, इनकार हाँ, भी कर दिया था। वो सिर्फ आरसीपी सिंह एक बने थे मंत्री अपनी पहल पर, मगर इनकी मांग थी 3, जदयू की मांग थी 3 कि 2 कैबिनेट और 1 स्टेट मिनिस्टर होना चाहिए। तो इस पर जिद हुआ, फिर वो नहीं बन पाए, फिर बाद में आरसीपी सिंह बने। तो इस बार मुख्यमंत्री ये एश्योर करना चाहते थे कि हमारा उचित प्रतिनिधित्व हो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, भागीदारी ठीक ढंग से हो। अब इस पर अभी कोई खबर सामने नहीं आई है कि कितनी सहमति बनी, मगर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि ये हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और आप कोई इसको लेकर के चिंतित ना हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा पर चर्चाएं हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से चर्चा हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर? एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़ देंगे और नया चेहरा की तलाश हो रही है, जैसा कि प्रवीण बागी जी ने भी कहा है कि नया चेहरा कोई हो सकता है 25 में। नहीं, नीतीश कुमार तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली गए थे और उनको डॉक्टर से दिखाना था, तो इसलिए वो दिल्ली गए थे। इस बीच इस खबर से ज़्यादा ये सियासी गलियारे में हवा तेज़ हो गई कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से आधे घंटे की अच्छी मुलाकात हुई है, माने काफ़ी देर तक दोनों नेताओं ने मिलकर बातचीत की है। उसके बाद अमित शाह से शाम 4 बजे उनको मिलना था, हालांकि बाद में खबर आई कि फ़ोन पर ही उन्होंने बातचीत की है। अब उनकी मुलाकात हुई कि नहीं, उसके पहले अपने पार्टी के कुछ नेताओं से, महत्वपूर्ण नेताओं से भी नीतीश कुमार मिले हैं, जिसमें केसी त्यागी का नाम सबसे प्रमुख है। इसलिए वो प्रमुख है कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद पत्रकारों से छोटी सी बातचीत की है और केसी त्यागी ने ये कहा है कि मंत्रिमंडल में जेडीयू की भूमिका क्या होगी, इस पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई होगी, जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन एजेंडा तो यही था। नीतीश कुमार जो वहाँ गए मिलने के लिए, तो पिछली बार उन्होंने जो कहा था कि सांकेतिक तौर पर एक मंत्री बनाने से वो नाराज़ थे और उसको लेकर पहले वो आश्वस्त हो जाना चाह रहे हैं कि अगर इस बार सरकार बनी तो जदयू की उसकी भूमिका क्या होगी, उसके कितने मंत्री, उनका प्रतिशत क्या होगा, उनको कितना मिलेगा। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी जो चर्चा राजनीतिक गलियारे में है और वहाँ के दिल्ली की मीडिया में भी है कि नीतीश कुमार को ये पद छोड़ना पड़ेगा और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा और नीतीश कुमार को केंद्र में कोई जगह दी जाएगी या उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इतने छोटे खिलाड़ी नहीं हैं कि वो राज्यपाल का पद लेकर और चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी के अंडर में वो कोई मंत्री पद लेकर शांत बैठ जाएं। तो इस बात से बिहार की राजनीति की हलचल जरूर पड़ जाएगी कि नीतीश कुमार कहीं दूसरी करवट तो नहीं ले लेंगे, पाला फिर बदल हाँ, पाला फिर बदल लेंगे। तो ये चर्चा जरूर माने ये सियासी गलियारे की चर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उसकी चर्चा यही है कि मंत्रिमंडल अगर सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में जदयू को उचित सम्मान के साथ उनको जगह मिले। बातचीत इतनी ही है। बिल्कुल और नीतीश उसमें कुमार। एक बात और जोड़नी है कि जदयू के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, उनका लगभग तय माना जा रहा है कि वो इस बार केंद्रीय मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे, सरकार में शामिल रहेंगे। बिल्कुल संजय झा सरकार में शामिल होंगे, जब सरकार बनेगी तब काउंटिंग कल होनी है। तो 4 तारीख को मतगणना होना है और सभी को इंतजार है कि सरकार किसकी बन रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की सरकार वापस आ रही है, तो विपक्ष लगातार ये कह रही है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ झोल है, या कहें कि कोई न कोई साजिश है, चाहे वो बात कांग्रेस की हो या फिर बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की हो। सब लोग ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और साफ साफ कहा गया है कि शंका का कोई इलाज नहीं है, अगर कुछ है तो सबूत दें। लेकिन सबूतों के अलावा जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सीमा को लांघने की चेतावनी दी जा रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष लोग ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल अब खड़े कर रहे हैं? ये देखिए, हार छिपाने का एक बहाना है, तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी नेता पर उसकी जिम्मेवारी न लेनी पड़े, तो उसका ठीकरा हार का फोड़ा जाए ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर, और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते विपक्ष हार गया और एनडीए की जीत हुई है।
मगर ये जनता सब देख चुकी है, समझ चुकी है कि हर बार ऐसे ही होता है, ईवीएम पर सवाल उठता है। और जब विपक्ष के लोग उस ईवीएम से जीत जाते हैं, प्रदेशों में उनकी सरकार बनती है, तो वहाँ ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। मगर जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम बुरा हो जाता है। तो ये सब लोग जान चुके हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब बहानेबाजी है। बलि का बकरा देखिए बनाने की कोशिश हो रही है कि ईवीएम को बलि का बकरा बनाया जाए और चुनाव आयोग को बनाया जाए, और इसी में बेसिर पैर के बयान दिए जा रहे हैं। अब कांग्रेस के एक नेता हैं जयराम रमेश, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कल बयान दे दिया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम यानी जो रिटर्निंग अफसर होते हैं चुनाव में, उनको फ़ोन करके और हड़काया है कि एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये जब बयान आया, सार्वजनिक हुआ, तो चुनाव आयोग ने खुद से इसका नोटिस लिया और उनसे मांगा है कि आप पूरी जानकारी दीजिए, सबूत दीजिए, इसकी हम जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो अब वो बंगले झांक रहे हैं जयराम रमेश, और एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ये मुद्दा उठा, तो उन्होंने कहा कि हमने आज शाम तक का समय दिया है, मगर वो एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं। जाहिर है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रहे हैं। सबूत होता तो बयान देने के पहले वो जाके चुनाव आयोग को सबूत सौंप देते और तब कहते कि देखिए ये गड़बड़ी हुई है, हमने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। उसी तरह राजद के एक राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, तो मनोज झा ने कह दिया कि हमने जनता तैयार है इस बार, और कोई गड़बड़ी होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इस तरह की यानी भड़काने वाली बात। जनता देखिए, लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ रहेगी, बहुमत जिसका साथ देगा, उसी की सरकार बनेगी। अगर आपके साथ बहुमत है तो सरकार आपकी बनेगी, अगर बहुमत एनडीए के साथ है तो सरकार उसकी बनेगी। तो इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, मगर उस स्पिरिट में न लेकर के और जनता को भड़का करके हिंसा कराने की कोशिश करना, ये बहुत निंदनीय है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। चुनाव में भी इसी तरह के उल जलूल आरोप दोनों पक्षों से लगे, सत्ता पक्ष जो जिसका कोई सिर पैर नहीं था, कोई आधार नहीं था, सिर्फ जनता को भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए। तो ये नेताओं को सोचना होगा कि आखिर वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर सबको मिल करके सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, खिसियानी बिल्ली अब खम्भा नोचने वाली बात हो रही है? हाँ, बात तो लगभग ऐसी ही लग रही है, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गए। आप देखिए, बिहार के राज्यपाल माने राजभवन पर उंगली उठाया राजद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। शक्ति यादव ने कहा 2-3 आदमी आकर बैठे हुए हैं राजभवन, माने राजभवन पर ये आरोप लगाया कि यहाँ लोग बैठ के और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से फ़ोन कराया जा रहा है। एक बात ये हुई, इस पर हैकर हैं, और वो जो राज्यपाल ने उस पर यह कि इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक कार्रवाई उधर शुरू हुई है। अब देखिए, जयराम रमेश, ये देश में पहली बार हुआ 1952 के बाद, चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बताया कि शक का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है ये कि हकीम लुकमान के पास भी शक का इलाज नहीं है। इसके पहले भी चुनाव आयोग ने एक सख्त कदम उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि सबको जवाब दूंगा। जब वोट देकर वो निकले थे उस समय पत्रकारों से बातचीत करके उन्होंने कहा कि जल्दी ही जवाब दूंगा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जयराम रमेश को जब कहा कि आज ही आप वो लिस्ट दीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि 150 लोगों को उन्होंने फ़ोन किया है गृह मंत्री ने, तो वो सूची दीजिए। अब वो सूची नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे उलझुल बातें करके अगर कभी ईवीएम खराब हो जाती है तो अब चुनाव में अगर ये हार जाएंगे तो कहेंगे कि कुलक्षणी ईवीएम है। और इस तरह से जो बातें हो रही हैं, इनको केवल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। रिज़ल्ट को, जो रिज़ल्ट आया, जनता का जनादेश जिसके पास, उसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर आपको कोई शक है तो तथ्यों के साथ आप मुकदमा करिए, केस करिए या चुनाव आयोग में जाइए। ये बेकार की बात जो है वो जो हो रही है ये गलत है और इसकी निंदा होनी ही चाहिए। तो चुनाव आयोग ने आज कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जयराम रमेश के पास अगर कोई सबूत है तो आज दें, और वो दे नहीं रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन एक सवाल इसमें और है, जिस तरीके से मनोज झा ने कहा है मीडिया के सामने आकर कि 2020 में हमारे बहुत सारे प्रत्याशियों को बहुत कम मार्जिन से हरा दिया गया है। 2020 बर्दाश्त कर लिए, इस बार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका क्या मायने? क्या सचमुच में कुछ होने वाला या हो सकता है? देखिए, कुछ नहीं होने वाला है, और ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त प्रभाव दबाव बनाने की कोशिश है? हाँ, ये दबाव बनाने की कोशिश है। और देखिए, समाज में एक वैमनस्य पैदा करने की ये कोशिश है। जब आप हार जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि बेईमानी हो गई। भाई, जब जहाँ पर आप जीत जाते हैं वहाँ कैसे जीत जाते हैं? जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय सब ठीक था, और जब वो हार गए तो ईवीएम, अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बन गए, कांग्रेस की सरकार बन तो गई। जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम में दोष हो जाता है। ये तो अजीब बात है। तो ये मनोज झा इतने बड़े कोई नेता नहीं है कि जनता उनके कहने पर उनके पीछे चल जाएगी और कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बकवास कर रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं। एक और छोटा सवाल है सर आपसे, जिस तरीके से एनडीए में उत्साह है एक तरफ, और दूसरी तरफ एनडीए के बिहार में सहयोगी दल है लोजपा रामविलास पासवान, उसके मुखिया चिराग पासवान है, अपने 5 प्रत्याशियों को काउंटिंग से पहले मंदिर भगवान के शरण में पहुंच गए हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मानते हैं। तो कल चूँकि रिजल्ट आना है तो इसलिए गए होंगे कि भगवान से आशीर्वाद मांगें कि जीत मिले। मगर इससे वो उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो नेता हैं ये न सिर्फ मक्कारी से जीतना चाहते हैं बल्कि ये अज्ञानी भी हैं। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उन लोगों ने मांग की कि पहले जो बैलेट पेपर वाला पोल है उसकी गिनती होनी चाहिए, उसके बाद ईवीएम को चालू कीजिए, और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग कीजिए। चुनाव आयुक्त ने आज स्पष्ट कर दिया कि ये तो उसके प्रावधान में लिखा हुआ है कि पहले बैलेट वोटिंग होती है जो, और हर बार यही होता है। बिल्कुल, हाँ, हर बार चुनाव में जो बैलेट से वोटिंग होती है, पोस्टल बैलेट, उसी की पहले काउंटिंग होती है, उसके बाद फिर ईवीएम खुलता है। और इतना भी ज्ञान इन नेताओं को नहीं है जो बड़े बड़े विशाल नेता बने हुए हैं, और इतने अज्ञानी, उनके माने अज्ञानता पर तरस आती है कि आप कैसे नेता हैं भाई, कि आपको ये छोटी सी बात जानकारी नहीं है। जो भी जुड़ा हुआ है इलेक्शन के काम से या जो काउंटिंग के बारे में जानता है वो जानता है कि पहले बैलेट की गिनती होती है, पोस्टल बैलेट जो आता है उसकी गिनती होती है। तो उसी तरह से ये झांसा दे रहे हैं जनता को और मक्कारी से जीतना चाहते हैं। जनता को गुमराह करके हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कोई दूसरा नेता इस तरह के उल जलूल बात न करे, जनता को भड़काए नहीं। भड़का के ये तो आराम से बैठे रहेंगे अपने घर में, मारी जाएगी निरीह जनता। जो इनके भड़कावे में जो मूर्ख आ जाएंगे वो मारे जाएंगे और ये लोग मौज करेंगे, राज करेंगे। तो जनता को भी ये बात समझनी होगी कि ये हमारे भले के लिए नहीं कह रहे हैं, ये अपने सत्ता लोलुपता के कारण इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और हमको टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक जनता ये बात नहीं समझेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, तो जनता को ज़रूर समझना चाहिए और जनता को ही समझकर अपनी समझदारी भी दिखानी चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, महान है और वही सब कुछ है। नेताओं के बातों में ना आइए, आप अपने जो हक का प्रयोग किया है इंतज़ार कीजिए। 4 तारीख को काउंटिंग होना है और किसी भी नेता के जो उलूल जुलूल बातें हैं उस पर ज़रा भी आप विश्वास नहीं करिए और निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है आप इंतज़ार कीजिए और 4 तारीख में जो रिजल्ट आएगा उसका स्वागत कीजिए। और ये लोकतंत्र के महापर्व का जिस तरीके से हम सब आप लोगों ने मतदान करके उत्साह मनाया है, नई सरकार का भी उत्साह और स्वागत कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।